ये हरियाणा पीसीएस मेंस का जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर है। मैं आगे बढ़ाता जाता हूँ। आप लोग पॉज़ करके देख लीजिएगा। साथ में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, जो-जो इम्पोर्टेंट या की पॉइंट्स है वो देख लेंगे, क्या-क्या लिखना था। तो इसका एग्ज़ाम आज हुआ है 28 जून को संडे के दिन। तो जो मेंस हो रहा है 27 जून से 27 जून से लेके 29 जून के बीच में हो रहा है। तो कल जो पेपर था वो हिंदी इंग्लिश का था एसे का, और आज है जो जीएस पेपर 1 और पेपर 2 है। ये है जीएस पेपर 1। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या था। एक बार पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्या-क्या पूछा गया है। 20 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर स्थानों में ऊष्मा के वितरण को निर्धारित करने में संवेदनशील ऊष्मा हस्तांतरण सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट ट्रांसफर की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। तो इसमें क्या लिखना था आपको, सिर्फ डेफिनेशन इसका नहीं लिखना था, साथ में इसको बताना था कि सेंसिबल हीट क्या होता है और लेटेंट हीट क्या होता है। सेंसिबल हीट आप इसमें क्या होता है कि तापमान बदलता है, लेकिन लेटेंट हीट में क्या होता है कि इसका स्टेट बदलता है, मतलब अवस्था, मतलब कि यदि लिक्विड में है तो आपका वाष्प में आ जाएगा। ये हमारा क्या है, अवस्था बदल रहा है। तो इसमें क्या-क्या लिखना था, सेंसिबल हीट की परिभाषा और उसका भौतिक महत्व लिखना था, लेटेंट हीट का परिभाषा भी लिखना था। फिर इसमें आपको साथ में ये बताना होगा कि इवापोरेशन और कंडेंसेशन, जो बाष्पीकरण और संघनन चक्र के कारण हो रहा है, वो लिखना था। कन्वेक्शन लिखना था, संवहन धाराएँ, फिर हीट डिस्ट्रीब्यूशन, साथ में आपको एक डायग्राम करके आपको बताना था। ठीक है? दूसरा प्रश्न हमारा, हिमालयी हिमनदों में तीव्र गिरावट भारत में ऊपरी और निचली धाराओं के भौगोलिक परिदृश्य को बदल रही है। उपर्युक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। तो इसमें आपको क्या लिखना था, केवल ग्लेशियर पिघलने के कारण नहीं लिखना है आपको, इसमें आपको प्रभाव बताना है जो कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों हो। ठीक है? तो इसमें आपको ग्लेशियर GLOF के बारे में बताना था। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है, इसके बारे में आपको लिखना था। ग्लेशियर रिट्रीट होता है, ग्लेशियर के पीछे खिसकने की प्रवृत्ति, ये लिखना था आपको। नदी प्रवाह में परिवर्तन है, जल संकट के बारे में है। फिर जैव विविधता जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानीय प्रजातियों पर प्रभाव है, ये लिखना था। हाल के प्रासंगिक उदाहरण लिखना है, जैसे कि तीस्ता और चामोली में जो आपदा घटनाएं हुए, ये आपको लिखना था। ठीक है? तीसरा प्रश्न है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय के एक दूत थे। ठीक है? अब इनके बारे में ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ही। तो इसमें आपको सरदार पटेल के राष्ट्रीय एकता को निर्माता क्यों कहा जाता है, इसमें लिखना था। फिर आपको आयरन मैन ये क्यों इंडिया के कहे जाते हैं, इसके बारे में लिखना था। जैसे कि 562 रियासतों का विलय उन्होंने करवाया, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, जिसपे जिसमें इन्होंने विशेष विशेष ध्यान देकर सैन्य प्रवृत्ति और राजनीतिक रणनीतियों के कारण इसे भारत में शामिल करवाया। साथ में इनका योगदान में लिखना था। तो बारदौली सत्याग्रह के बारे में, जो कि 1928 में हुआ था, 1928 में हुआ था, वो भी लिखना था हम लोगों को। साथ में राष्ट्रीय एकीकरण, जिसे विविधताओं के बीच भू राजनीतिक अखंडता की स्थापना करना। फिर मैं आपको इसके बारे में भी लिखना है कि आईएस, जो भारत की स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, इसके बारे में भी आपको लिखना था। वो उसके जनक माने जाते हैं, ये लिखना था। तो सबसे पहले आपको इसमें लिख देना था कि 562 रियासतों का विलय करवाया, इसलिए आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। एग्जाम्पल दे देना है, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर का। बारदौली सत्याग्रह के बारे में लिखना है आपको, बारदौली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था। फिर राष्ट्रीय एकीकरण उन्होंने किया। फिर इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को अच्छे तरीके से बनाया, इसलिए। ठीक है? फिर चौथा प्रश्न है हमारा कि बंगाल विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की, इसके बारे में लिखना है। तो ये तो आसान क्वेश्चन था। इसमें आपको क्या करना था कि समझाना था कि 1905 का बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसा बना। इसमें आपको बंगाल विभाजन कब हुआ, ये लिखना था। इसकी घोषणा कब हुई, वास्तविक कारण क्या था और राजनीतिक उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का, ये लिखना था। लॉर्ड कर्जन की फूट डालो और राज करो की दमनकारी नीति के बारे में आपको लिखना था। साथ में आपको ये भी लिखना था, स्वदेशी आंदोलन जो कि भारत का पहला है, जो कि पूरे देश में ये फैला था आंदोलन। आत्मनिर्भरता हुआ, स्वदेशी उद्योग विकसित हुए, रचनात्मक कार्यक्रम की शुरुआत हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया भारत के लोगों के द्वारा, राष्ट्रीय चेतना आई, आंदोलन का जन आंदोलन में बदलना और उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसमें आपको ये सभी लिखना था। एक शॉर्ट पॉइंट में बता देता हूँ कि आपको बंगाल विभाजन के बारे में लिखना था, घोषणा कब हुई है, कब से लागू हुआ, लॉर्ड कर्जन की नीतियां लिखना है, स्वदेशी आंदोलन के बारे में इसमें आपको विशेष तरीके से बताना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया है। फिर इस आंदोलन के कारण लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागा, आंदोलन का जन जन आंदोलन में यहीं से बदलना शुरू हुआ। उसी के बाद 1905 में ये आंदोलन हुआ। उसके बाद 1920 में क्या हुआ, असहयोग। फिर 1930 में क्या हुआ, सविनय अवज्ञा। फिर 1942 में क्या हुआ, हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। मतलब इस आंदोलन के बाद, 1905 के आंदोलन के बाद रेगुलर हमारे यहाँ आंदोलन होते रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 18वीं सदी में भारत की आंतरिक राजनीतिक स्थिति ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्ण सत्ता तक के उदय में मुख्यतः किस प्रकार सहायता की। मतलब क्या पूछ रहा है, 18वीं सदी में भारत की आंतरिक राजनीतिक स्थिति थी, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे उदय में सहायता किया।
तो इसका आपको मुख्य फोकस था कि भारत की राजनीतिक कमजोरी पे था। बताना था कि आपके आंतरिक परिस्थितियों ने अंग्रेजों को सत्ता में कैसे स्थापित किया। तो सबसे पहला आपको पहला पॉइंट में आपको क्या लिखना है, मुगल सत्ता के बारे में। मुगल सत्ता का पतन होना, केंद्रीय सत्ता का अभाव होना। क्षेत्रीय शक्ति थी जैसे मराठा, निजाम, अवध, बंगाल, इनमें आपसी प्रतिद्वंदिता बहुत ज्यादा थी। इसके कारण भी राजनीतिक अस्थिरता थी, दूरदर्शिता की कमी था, अंग्रेजों के द्वारा जो डिवाइड एंड रूल किया गया। फिर हमारे जो लोग थे उनमें सैन्य अनुशासन नहीं था, आधुनिक हथियार नहीं थे, श्रेष्ठ कूटनीति का अंतर संबंध था। मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ केंद्रीय सत्ता का अभाव था, जो पहले था कि मुगल साम्राज्य के रहने के कारण केंद्रीय सत्ता हमारे यहाँ एकजुटता थी। बाद में क्या हुआ, क्षेत्रीय शक्तियाँ जो उभरी, मराठा, निजाम, अवध, वो अपना आपस में ही वो लड़ाइयाँ करते रहे। फिर राजनीतिक अस्थिरता थी, डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों के द्वारा। फिर भारत के लोगों में सैन्य अनुशासन की कमी था, आधुनिक हथियार की कमी था, और कूटनीति का अच्छा व्यवस्था नहीं था। ठीक है। छठा प्रश्न है हमारा, क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति का उभार भारत में विधि के शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत तथा न्यायिक स्वतंत्रता को किस प्रकार प्रभावित करता है। हमको लिखना था कि हाउ डज द राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स अफेक्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ रूल एंड लॉ एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया। ठीक है। तो इसमें हमको इस उत्तर में स्पष्ट करना था कि सांप्रदायिक राजनीतिक लोकतंत्र रूल ऑफ लॉ में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे प्रभावित करता है। तो इसमें आपको कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में लिखना था, रूल ऑफ लॉ के बारे में, कानून कानून के समक्ष समानता, कानून का शासन का चरण, ये लिखना था। जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में लिखना था। फिर इसका लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी लिखना था। फिर संवैधानिक और संस्थागत समाधान इसको लिखना था। ठीक है। फिर सातवां प्रश्न है हमारा, ये हरियाणा में तो पूछा जाना ही था, क्योंकि राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में ही है, बनावली भी हरियाणा में, भिराना, मिताथल आदि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों से प्राप्त कलाकृतियों के विशेषताओं का चर्चा कीजिए। तो इसमें केवल जो जो स्थान है, केवल स्थानों का नाम नहीं लिखना था, बल्कि उसके आपके पुरातत्व अवशेषों के आधार पर सभ्यता की विशेषता लिखना था। जैसे कि राखीगढ़ी, सबसे पहले राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, एशिया का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। इसके बारे में हालिया उत्खनन हुआ है, उसका निष्कर्ष क्या है लिखना है। बनावली में क्या क्या मिला था, खिलौना मिला था, हल मिला था, जौ के साक्ष्य मिले थे, जल निकास की प्रणाली मिला था। भीरडाना में प्राक हड़प्पा काल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मिताथला में क्या मिला है, तांबे के औजार मिले हैं और उत्तर हड़प्पा कालीन का साक्ष्य मिले हैं। फिर क्या है, नगर योजना था, जो ग्रिड प्रणाली और दुर्ग संरचना के बारे में हमको मेंशन कर देना है हड़प्पा का। फिर मुहरे, मिट्टी के बर्तन, ये हमको मेंशन करना है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारा क्या है, कि ये देखिए दूसरा क्वेश्चन फिर दिया, बादल फटने के परिघटना की व्याख्या कीजिए तथा पर्वतीय क्षेत्र में इनकी बढ़ती आवृत्ति का कारण बताइए। ये तो हम ये आपको पता ही होगा कि हाल ही में जो घटनाएं हो रही थी, जो चामोली में हुआ था, उससे क्वेश्चन पूछा जाना जरूरी ही था। क्लाउड बस्ट की प्रक्रिया क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में इसका अधिकता के कारण क्या है, ये लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना क्लाउड बस्ट क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र में इसके अधिकता के कारण क्या है, इसका प्रभाव और विश्लेषण लिखे। तो इसका सब परिभाषा लिख दीजिएगा। फिर इसमें आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन लिखने हैं, साथ में आपको जो करंट अफेयर्स में जो चल रहा है उसके साथ ही मेंशन करते हुए भी आपको जाना है। इसमें जलवायु परिवर्तन के कारण भी लिख सकते हैं। फिर इसका प्रभाव क्या होता है, आकस्मिक बाढ़ आ जाता है, फ्लैश फ्लड आ जाता है, भूस्खलन हो जाता है, लैंडस्लाइड, बुनियादी ढांचों का विनाश हो जाता है, जो कि हिमाचल में हुआ था। हाल के प्रासंगिक उदाहरण जिसे हिमाचल या उत्तराखंड की घटनाएं आपको लिखना था। फिर नौमा हमारा क्या है, नौवां प्रश्न हमें कि नगरीय भारत में संयुक्त परिवार की बदलती संरचना का परीक्षण कीजिए तथा इसे व्यापक सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। तो क्या है कि संयुक्त परिवार के बदलते स्वरूप और उसके परिणामों का विश्लेषण करना था। तो इसमें आपको लिखना है कि शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण इसके प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ा है। न्यूक्लियर फैमिली, जिसे कि एकल परिवार बोलते हैं, कि और झुकाव के कारण क्या है, व्यक्तिवाद का उदय क्या है, लोग इंडिविजुअल पे क्यों फोकस कर रहे हैं, कि न्यूक्लियर फैमिली में क्यों रहना चाहते हैं, बुजुर्गों की समस्याएं क्या हैं, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा, एकाकीपन और देखरेख का अभाव। इस पे प्रभाव बच्चों पे प्रभाव क्या पड़ता है, जैसे कि पारंपरिक मूल्य की कमी हो जाती है, समाजीकरण की कमी होती है, भावनात्मक समर्थन में कमी हो जाता है। एक एक पर एक भाई का दूसरे भाई से जुड़ाव नहीं रहने के कारण क्या होता है, भावनात्मक समर्थन में कमी होता है। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, पारिवारिक संरचना का नया रूप होता है ये। आगे क्या है, वोमेन इन इनफॉर्मल वर्कफोर्स के बारे में लिखना था हमें, कि अनौपचारिक कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के बारे में हमें लिखना था, और साथ में इसका परिणाम भी लिखना था। तो इसमें ये बताना, महिलाओं के कार्य और आंकड़े क्यों नहीं देखता है, इसमें नीति निर्माण व सामाजिक सुरक्षा पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आपको इनफॉर्मल सेक्टर, इंडिविजुअल वर्क, इनफॉर्मल सेक्टर में महिलाओं की उच्च भागीदारी के बारे में लिखना था। फिर इसमें यहाँ पे महिलाओं के साथ जो जेंडर बायस होता है वो लिखना है। साथ में लेटेस्ट डेटा आपको देते हुए रहना है। सोशल सिक्योरिटी क्या है, मातृत्व लाभ, पेंशन, कानूनी संरक्षण, ये आपको लिखना था। ठीक है। ऐसे करके हमारे लगभग जो 20 क्वेश्चन है वो
वो आपको हमसे ध्यान से देखना है। एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन का और मैं बता देता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है, एक अजंता म्यूरल्स के बारे में है, फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के, ये इम्पोर्टेंट था, जो कि 12वां क्वेश्चन है। हाल ही में जो इसका 150 साल पूरा हुआ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के राष्ट्रीय चेतना जगत में किस प्रकार योगदान किया है? तो उत्तर में यह स्पष्ट करना था कि उनकी रचनाओं ने भारतीय राष्ट्रवाद को कैसे प्रेरित किया। वंदे मातरम उन्होंने लिखा है। स्वतंत्रता संग्राम का मूल मंत्र और मातृभूमि का संकलन सांस्कृतिक कल्पना उन्होंने की थी। आनंद मठ के बारे में लिखना है, राष्ट्रवाद के बारे में इनका लिखना है, जो कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। साहित्य के माध्यम से जन चेतना उन्होंने किया। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी के बारे में लिखना है हमें, ये था। साथ में अब क्या है हमारे इंपॉर्टेंट, जो हम लोग देख लेते हैं। फिर एक 18वां क्वेश्चन है, 17वां 18वां देख लेते हैं। ये 1857 के बारे में है। फिर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। 17वां है कि 1857 की विभिन्न ऐतिहासिक व्याख्या है। इसमें सिपाही म्यूटिनी, फ्यूडल रिएक्शन क्या है, नेशनल अपराइजिंग, ये हमें लिखना था। तो ये हमारा था हरियाणा पीसीएस का जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लें। इसका शाम को जीएस पेपर 2 हो जाएगा 2 से 5 के बीच में, उसका भी मैं एनालिसिस डाल दूंगा। थैंक यू एवरीवन।